हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक वो शुरू कर सकें। ठीक है, हम अपना जो टॉपिक 5 है एयर प्रेशर शुरू करना है। उससे पहले हमें अपना जो टॉपिक 4 है उसका थोड़ा सा हमारा बच गया था वो पढ़ना है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू कर लेते हैं।
हेलो, गुड इवनिंग है आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू करते हैं। थोड़ी सी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हो गई थी, तो इस वजह से जो क्लास है वो नहीं चल पा रही थी, बट अभी सब कुछ ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। एक बार मुझे थम्स अप का साइन दे दो ताकि हम जो क्लास है फिर वो शुरू करें। गुड इवनिंग यशवंत, शुरू करते हैं बेटा आप। तो हम जो हमें हमारा जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो यहाँ से छोड़ा था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है वो पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपकी इक्वेटर के अकॉर्डिंग। आपकी इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट फैली हुई है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम हर लैटिट्यूड पे जो है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है ना अर्थ के सरफेस पे, वो इक्वेटर पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखो किया तो जाना चाहिए आपके इक्वेटर पे। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, बट इक्वेटर पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसके भी रीजन बताए थे। हाईएस्ट टेम्परेचर आपका रिकॉर्डेड किया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ये कहते हैं आपका, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है कर्क रेखा के आसपास, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है आपका कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा के आसपास। ठीक है, अब ये कहते हैं देखो आपकी सन की जो रेज है वो पूरा साल लगभग इक्वेटर पर सीधी लंबवत चमकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इक्वेटर पर जो है टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो पाता। उसका पहला रीजन है कि इक्वेटर पर हर दिन 2 बजे के बाद बारिश होती है, यानी कि डेली बारिश होती है हर दिन 2 बजे के बाद। 2 से 4 बजे के बीच में इक्वेटोरियल एरिया में हर दिन बारिश होती है। पहला रीजन ये है वहां पे टेम्परेचर कम होने का। दूसरा, वहां पे एवरग्रीन वेजिटेशन मिलती है, यानी कि घनी वनस्पति मिलती है जो कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते। तीसरा, वहां पे इवेपो ट्रांसपीरेशन भी बहुत है। इवेपो ट्रांसपीरेशन यानी कि पेड़ों की जो पेड़ है, पेड़ों के जो पत्ते हैं उसके द्वारा जो इवेपोरेशन होता है उसको बोला जाता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये कहते हैं द सन रेज आर नियर वर्टिकल फॉर ओनली 30 डे इन अ ईयर विद इन वर्टिकल इक्वेटोरियल जोन एरिया, यानी कि जो ये इक्वेटर का एरिया ना यहाँ पे सिर्फ 30 डेज ही आपका जो सन की रेज है वो वर्टिकल है। डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री साउथ है। वहीं आपका जो सन की रेज 86 डे इन अ ईयर वर्टिकल रहती है आपकी 3.5, यानी कि देखो ये आपका 23.5 डिग्री, यानी कि 17.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में आपका सन 86 दिन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 86 दिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, चमकता है। ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर में। आपका यहाँ से रीजन असर्शन का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटोरियल एरिया पे, इक्वेटर पे सन की रे सिर्फ 30 डेज तक वर्टिकल रहती हैं, जबकि ये
23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जो सन है, सन की रेज 86 डे यहाँ पे सीधा चमकती है और 86 डे यहाँ पे सीधा चमकती है। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं कि मोर हीट एनर्जी इज स्पेंट इन इवेपोरेशन and convection as latent heat in equatorial belt, while there is least evaporation near the tropics and very little amount of heat energy is spent as latent heat. अब ये वही चीज है जो मैंने बताई है, ये कह रहे हैं जो इक्वेटर एरिया है, इक्वेटोरियल एरिया है ना, इक्वेटोरियल एरिया पे ज्यादा जो सन की एनर्जी है वो इवेपोरेशन, यानी कि यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, प्लस कन्वेक्शनल रेनफॉल और लेटेंट हीट, इसमें जो आपकी एनर्जी है वो ज्यादा लगती है। वही आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, वहां पे ना तो इवेपोरेशन ज्यादा होता, कम इवेपोरेशन होता है, और जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट पे भी जो एनर्जी लगती है वो बहुत कम लगती है। इसलिए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर टेम्परेचर ज्यादा और इक्वेटर पर टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद कहते हैं मैप पर वो लाइन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ लैंड एरिया सरफेस इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म। जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर है पूरे वर्ल्ड पे हम आइसोथर्म्स लाइन की हेल्प से समझते हैं। अब आइसोथर्म्स लाइन कौन सी होती है? आइसोथर्म्स हमारी इमेजिनरी लाइन है मैप पर, जो किनको, जो मैप पर समान प्लेस वाले स्थानों को मिलाते हैं, यानी कि मैप पर जिन प्लेस का समान टेम्परेचर है उनको मिलाती है। ठीक है, आइसोथर्म क्या सी लाइन है, देखो ये मान लो ये आपका इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 22, यहाँ पे 22, यहाँ पे 22। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो समान टेम्परेचर वाले स्थानों को मैप पर मिलाती है उस लाइन को आइसोथर्म लाइन बोला जाता है, यानी कि समताप रेखाएं, हिंदी में समताप रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी समताप लाइन होती है या आइसोथर्म्स लाइन होती हैं, ये एक फार्मर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। एग्रीकल्चर में इन मैप्स को यूज नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को सी लेवल से रिड्यूस्ड करके दिखाती है। एक्चुअल सी लेवल से जो टेम्परेचर है ये वो नहीं दिखाती, यानी कि रियल टेम्परेचर को ये नहीं दिखाती, ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर को घटा कर बताती हैं सी लेवल से। इसलिए ये जो आपकी आइसोथर्म्स मैप है एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती, और ये आपका रीजन असर्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आया आपको समझ में? ये आइसोथर्म्स लाइन क्या होती है? समताप रेखाएं। समताप रेखाएं मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक, ये इमेजिनरी लाइंस हैं आपकी। देखो एक बात मैं बताती हूँ, जो आपका अर्थ है, अर्थ पे ये इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर आपकी प्राइम मेरिडियन और आपका ग्रीनविच, ये सब कैसी लाइन है? ये सब आपकी इमेजिनरी लाइन है। आपकी अर्थ पे, पृथ्वी पे कोई एक्चुअल ये लाइंस नहीं है, ये हमने अपनी इंफॉर्मेशन को, डेटा को इजी बनाने के लिए हमने ये लाइन डिवाइड कर रखी है। ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है हमारी अर्थ पे, समझे? इससे पहले ये पढ़ो, देखो ये आपकी मैंने बता दिया ना
कि आपकी जो आइसोथर्म्स मैप हैं, आइसोथर्म्स मैप आर नॉट यूजफुल फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए जो आइसोथर्म्स मैप है वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर बताते हैं वो सी लेवल से रिड्यूस करके बताएंगे, एक्चुअल टेम्परेचर को नहीं बताएंगे। और देखो आप, और आइसोथर्म्स को बनाने के लिए टेम्परेचर को रिड्यूस करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी to reduce the actual temperature of all places at sea level before drawing isotherm। आइसोथर्म को बनाने से पहले हर प्लेस का जो टेम्परेचर है उसको सी लेवल से घटा लिया जाता है, सी लेवल के टेम्परेचर से घटा के फिर उसको बनाया है। इसलिए ये जो आपकी आइसोथर्म लाइन है वो किसानों के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि किसानों को एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए किसी जगह का सी लेवल से। ठीक है, नॉर्मली हमारी आइसोथर्म कैसी है, रन ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट हमारी ये जो लाइंस है ये बनाई गई है, लैटिट्यूड के पैरेलल्स है। उसके बाद ये कहते हैं कि आइसोथर्म्स आर स्ट्रेट। देखो हमारी आइसोथर्म्स वैसे स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जहां पे आपका कॉन्टिनेंट और ओशियन का जंक्शन होता है, यानी कि जहां पे आपके कॉन्टिनेंट और ओशियन मिलते हैं वहां पे उन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से वे बैंड हो जाती है। ये बेटा इसलिए घटाया जाता है कन्वीनियंस के लिए। जो आपके कार्टोग्राफर होते हैं ना, कार्टोग्राफर अपनी सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को घटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका रीजन और कुछ नहीं है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो घटा देते हैं। इनका कहना है कि अगर कोई प्लेस एक्चुअली सी लेवल पर है, एक्चुअल में कोई आपका प्लेस है और वो सी लेवल के पास ही है बिल्कुल, तो उसका टेम्परेचर कैसे निकाला जाएगा। तो बस जो आपके कार्टोग्राफर है ना, वे अपनी कन्वीनियंस के लिए जो ना सी लेवल से रिड्यूस करके टेम्परेचर को फिर आपकी आइसोथर्म्स लाइन बनाते हैं, बस, और कोई इसका रीजन नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपकी नेक्स्ट लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मान लो ये आपका लैंड पार्ट है और यहां से लैंड खत्म और यहां से ओशन शुरू, तो आपकी जब आइसोथर्म यहां से देखो ऐसे चलेगी, लेकिन जैसे ये लैंड से वाटर की तरफ मूव करेगी तो ये या तो ऐसे बेंड हो जाएगी या ऐसे बेंड हो जाएगी, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपकी आइसोथर्म बैंड क्यों होती है, क्योंकि आपका पानी और लैंड का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, और डिफरेंट कूलिंग की हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से आपकी जो आइसोथर्म्स लाइन है वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती हैं। पहले ये देखो, ये मैप देखो, ये आपका जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये जुलाई का दिखा रहा है। जो आपकी आइसोथर्म्स लाइन है वो क्या है, जुलाई में, जुलाई में देखो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपकी सदर्न हेमिस्फीयर है। जुलाई में हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर, और आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर। ठीक है, और आप ये एक बात देखोगे कि जो आपकी देखो ये आइसोथर्म लाइंस है ना वो ज्यादा इरेगुलर है, अनियमित है, अनिश्चित है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इनमें थोड़ा बहुत ही जो है चेंज आता है। अब ये रीजन क्यों है? क्योंकि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है, आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो कॉन्टिनेंट है यानी कि लैंड जो पार्ट है वो ज्यादा है, जबकि आपके सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका वाटर का जो पार्ट है वो ज्यादा है। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी आइसोथर्म्स लाइन है वो ज्यादा बेंड नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत इनमें वे रेगुलर है, नियमित है, लेकिन ये इरेगुलर है, कहीं पे टूट जा रही है, कहीं पे इनमें ज्यादा बेंड आ रहा है। ठीक है, अब आप एक बात और देखोगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन आइसोथर्म्स के बीच में जो स्पेस है वो कम है। ठीक है, ये इनके बीच में स्पेस कम है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जल्दी से कम हो जाता है, टेम्परेचर जल्दी से कम हो जाता है। ठीक है, और आपका जब स्पेस ज्यादा, ये देखो सदर्न हेमिस्फीयर में स्पेस ज्यादा, तो ये क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर में चेंज देरी से होता है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज जल्दी जल्दी हो रहा है। जब आपकी आइसोथर्म्स दूर दूर है तो वो ये दिखाते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन जब दो आपके आइसोथर्म पास पास होते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, और अब एक बात और देखो, जब आपका समर है, ये क्या है, ये आपका यहाँ पे समर है, गर्मी है, गर्मी में जब आपकी आइस हम लैंड से, लैंड पार्ट से एकदम जब सी पार्ट में प्रवेश करती हैं तो ये किस तरफ इनका झुकाव आ जाता है, तो ये इक्वेटर की तरफ मुड़ जाती है। वही सर्दियों में ये जो आपकी, देखो ये सर्दियों में किसकी तरफ मुड़ जाती है, सर्दियों में जब ये लैंड से ओशन में जाती है तो ये पोल की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है, देखो गर्मियों में इक्वेटर की तरफ क्यों मूव करती है, गर्मियों में इक्वेटर की तरफ मूव करती है क्योंकि उस टाइम पे आपका जो गर्म टेम्परेचर ज्यादा जो होता है वो इक्वेटर की तरफ होता है, तो ये इक्वेटर की तरफ बेंड हो जाती है। लेकिन सर्दियों में जो पोलर एरिया है, जो ठंडा एरिया है वो पोलर एरिया होता है, तो सर्दियों में पोलर एरिया की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, एक डिफरेंस और है यहाँ पे, देखो जब आपका लैंड से, कॉन्टिनेंट से ओशियन में प्रवेश करती है, कॉन्टिनेंट से ओशियन में जब प्रवेश करती है तो ये समर में, गर्मियों में तो इक्वेटर की तरफ, और सर्दियों में कॉन्टिनेंट से जब ओशियन में जाती है तो ये पोल की तरफ मूव कर जाती है। वही आपका जब ओशियन से कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो ओशियन से जब कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो गर्मियों में ये किसकी तरफ, पोल की तरफ, और सर्दियों में ये इक्वेटर की तरफ मुड़ जाती है। अब देखो, ये पता है ये किस कंटेक्स्ट में है, आपका देखो पानी गर्मियों में कैसा होता है, पानी गर्मियों में आपका लैंड पार्ट के अकॉर्डिंग ठंडा होता है। ठीक है, तो गर्मियों में पानी लैंड के अकॉर्डिंग ठंडा होता है, कूल होता है, तो जब ये लैंड की तरफ चलते हैं तो ये कहाँ पे मुड़ जाती है, पोलर एरिया की तरफ, क्योंकि गर्मियों में पानी किसके अकॉर्डिंग मैच खा रहा है, यानी कि आपका पोलर एरिया ठंडा है तो ये ठंडे की तरफ क्या है, मुड़ जाता है। वही सर्दियों में इक्वेटर एरिया ठंडा होता है तो ये इक्वेटर की तरफ मुड़ जाता है। ये ऐसे याद कर सकते हो आप, मैंने ऐसे ही याद किया था। ठीक है, आप ऐसे ही याद कर सकते हो, मैंने ये ऐसे ही याद किया था कि देखो जो आपका लैंड पार्ट है, लैंड गर्मियों में कैसा होता है,
गर्मियों में लैंड पार्ट ज्यादा गर्म होता है, तो आपका इक्वेटर और पोलर एरिया में से कौन सा ज्यादा गर्म एरिया है? देखो ऐसे याद कर लेना कि ये आपका जब लैंड से ओशियन की तरफ चलती है तो लैंड समर में, गर्मियों में लैंड पार्ट ज्यादा गर्म होता है, और आपका गर्मियों में इक्वेटर एरिया ज्यादा गर्म होगा या पोलर, तो जो जो ज्यादा गर्म है तो ये इक्वेटर की तरफ क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी। ऐसे ही फिर विंटर में जब लैंड से ओशियन की तरफ चलेंगे तो मुझे बताओ ठंडा कौन सा होगा, ठंडा इक्वेटर होगा या पोलर? पोलर होगा ना, तो ये पोलर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप लैंड का याद कर लेना, जब लैंड से पानी में जाएंगी, ऐसे ही याद कर लेना जब पानी से लैंड पर जाएंगी। ठीक है, आगे समझ में ये? मुझे साथ साथ बताया करो आपको समझ आया या नहीं आया। अब देखो ये यहाँ पे लिख रखा है कि आपकी जो आइसोथर्मल लाइंस है वो ज्यादा रेगुलर हैं आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी आइसोथर्म लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रेगुलर है। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहां पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है और ओशियन पार्ट कम है, इसलिए वे क्या है, आपकी इरेगुलर है। लेकिन ये रेगुलर कहाँ है? देखो वहां पे इरेगुलर क्या क्यों है? क्योंकि वहां पे लैंड पार्ट और वाटर पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पे लैंड कहीं पे वाटर, इसके लिए वो इरेगुलर है। लेकिन सदर्न या आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे जो है ना मैक्सिमम आपका पानी, वाटर का, ओशियन का ही डोमिनेंस है, इसलिए वहां पे ये जो आपकी आइसोथर्मल लाइंस है इनमें रेगुलरिटी बनी रहती है। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो जब आइसोथर्म्स पास पास होती है, क्लोजली स्पेस का मतलब जब वो बिल्कुल पास पास होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये कह रही है यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी जो आइसोथर्म है वो पास पास होती है। पास पास है तो इसका मतलब ये शो कर रही है कि टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन है, यानी कि टेम्परेचर में बार बार चेंज हो रहा है, जबकि आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ये आइसोथर्म दूर दूर है। इसका मतलब क्या है कि इन यहाँ पे टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कम वेरिएशन है, टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता। उसके बाद कहते हैं उन्हें एवरेज आइसोथर्म ट्रेंडिंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड, तो जब लैंड से ओशियन की तरफ चलते हैं तो ये इक्वेटर की तरफ बेंड हो जाती है समर में, और विंटर में पोल की तरफ बेंड हो जाते हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं। उसके बाद कहते हैं ऑन द अदर हैंड जो आपके आइसोथर्म्स होते हैं वो ओशियन से जब कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं तो गर्मियों में पोलर की तरफ और सर्दियों में विंटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने है ना टेम्परेचर के बेस पे ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तापमान का प्रादेशिक विवरण, यानी कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे 3 जोन मिलते हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिड जोन। टोरिड जोन क्या है? टोरिड जोन है आपका 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन का क्या है कि गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी। और फ्रिज जोन क्या है? आपका पोलर एरिया, जहां पे हमेशा बर्फ पड़ती है, ये वो एरिया है। तो ये 3 हमने डिवाइड कर रखे हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन, ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके अर्थ का। ठीक है, अभी लास्ट रह गया, ये है आपका आइसेनोमलस टेम्परेचर या आइसेनोमलस आपकी लाइंस क्या होती है। अब देखो आइसोनोमलस जो आपकी लाइन है ना ये भी बहुत इजी है। देखो ये क्या है, मान लो ये एग्जांपल देके बता रही हूँ, आइसो एनोमलस लाइन देते हैं, ये आपका एक लेटीट्यूड है 20 डिग्री, इस 20 डिग्री लेटीट्यूड का एवरेज टेम्परेचर क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस पे कोई प्लेस है, ये प्लेस ए,
इसका टेम्परेचर जो है इस लेटीट्यूड के टेम्परेचर से क्या है, इस लेटीट्यूड के टेम्परेचर से या तो बहुत ज्यादा हो जाता है, या तो ये 50 हो जाता है, या बहुत कम हो जाता है, -40 हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका आइसो एनोमलस टेम्परेचर। क्या है? द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ लेटीट्यूड पासिंग थ्रू दैट प्लेस इज कॉल्ड थर्मल एनोमली। जब उस लेटीट्यूड के टेम्परेचर और उस प्लेस के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उसको बोला जाता है आइसो एनोमलस टेम्परेचर। और ये जो आइसो एनोमलस टेम्परेचर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव आइसो एनोमलस लाइन कौन सी होती है? जब उस लेटीट्यूड के टेम्परेचर से उस प्लेस का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो होता है आपका पॉजिटिव आइसो एनोमलस टेम्परेचर। लेकिन जब लेटीट्यूड के टेम्परेचर से उस प्लेस का टेम्परेचर कम होता है तो वो होता है आपका नेगेटिव आइसो एनोमलस टेम्परेचर। ये कहते हैं इफ द ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज मोर देन द मीन टेम्परेचर ऑफ लेटीट्यूड, जब उस प्लेस का टेम्परेचर उस लेटीट्यूड के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, यानी मान लो लेटीट्यूड का टेम्परेचर है 32 और उस प्लेस का टेम्परेचर हो गया 50, तो ये थर्मल एनोमली कैसी हो गई? पॉजिटिव। लेकिन अगर इस प्लेस का टेम्परेचर -40 होता, इस लेटीट्यूड का 32 ही होता, तो देखो ये इस लेटीट्यूड के टेम्परेचर से भी क्या है? कम टेम्परेचर है इस प्लेस का, तो ये नेगेटिव एनोमलस टेम्परेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद ही कहते हैं इफ द ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन प्लेस इज लेस देन दैट ऑफ लेटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस इट बिकम नेगेटिव थर्मल एनोमली। और जहां पे टेम्परेचर सेम होता है, यानी कि इस प्लेस का भी 32 और लेटीट्यूड का भी 32, तो उसको बोला जाता है आइसो एनोमलस टेम्परेचर या आइसो एनोमलस लाइन। और ठीक है, द आइसो लाइन्स ड्रॉन ऑन द वर्ल्ड मैप जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल थर्मल एनोमली, उन लाइन को बोला जाता है आइसो एनोमलस लाइन। यानी कि ऐसी लाइन मैप पर ऐसी काल्पनिक लाइन जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, यानी कि मैप ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल थर्मल एनोमली, जहां पे ये एनोमली आ जाए इसका मतलब वे है आइसो एनोमलस लाइन। ठीक है, आ गया ये समझ में? यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर टॉपिक है वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोशन। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप प्रेशर की बेल्ट पढ़ोगे, साथ ही प्रेशर की बेल्ट के बाद हम जो है एटमॉस्फेरिक मोशन, यानी कि हम इसमें जो आपके 4 फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और रोटेशनल फोर्स, ये फोर्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और उसके बाद आप जेट स्ट्रीम पढ़ोगे, जेट स्ट्रीम के बाद आप विंड पढ़ोगे। ठीक है, तो आपका ये लगा लो 2 दिन हमारे लग जाएंगे। अगर हम 2 दिन में 3-3 क्लास लेते हैं, यानी कि पहली क्लास घर में 1 घंटा 30 मिनट के लिए लेती हूँ और दूसरी क्लास भी मैं 1 घंटा के लिए लेती हूँ, तो आपको 2 दिन में ये टॉपिक खत्म। और फिर 2 दिन हमारे लगेंगे क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन में और हमारा लगेगा फ्रंट में और साइक्लोन में। तो कुल मिला के लगा लो 4 से 5 दिन और लग जाएंगे। और उसके बाद हम ये करते हैं कि ओशनोग्राफी से पहले हम कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं ताकि वो तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
बताओ बेटे, टेम्परेचर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप बोलते हो कि मैम आज के लिए टेम्परेचर काफी है, प्रेशर कल करवा दो, तो मैं कल भी करवा सकती हूँ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, बट आपको ये सब समझ में आना चाहिए। कल 1 से 3 बजे है यशवंत, कल 1 से 3 बजे क्लास करेंगे, और एक क्लास करेंगे हम 6 से 7 बजे। अच्छा, आपका डाटा खत्म हो गया, तो अब आप आगे क्लास नहीं ले पाओगे। 5 से 6 बजे भी क्लास हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 से 6 बजे नहीं हो सकती। अगर आप बोलोगे 1 से 3 बजे नहीं, तो मैं तो 1 से 3 नहीं लूंगी। 1 से 3 आपकी 2 घंटे की हो जाएगी ना, फिर आपकी 5 से 6 भी ले लूंगी। अगर आप कह रहे हो 6 से 7 आप नहीं ले सकते हो क्या यशवंत? 6 से 7 नहीं हो सकता। 6 से 7 पॉसिबल नहीं है, तो हम 5 से 6 भी कर लेंगे, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ, आपके अकॉर्डिंग मैं क्लास कर सकती हूँ। मैं आप मुझे बताओ, मैं आपके अकॉर्डिंग करूंगी बेटे, आप जैसे कहोगे मैं वैसे क्लास ले सकती हूँ। 1 से 3 बजे ले लेंगे क्लास, और एक क्लास सुबह। सुबह कितने बजे? अर्ली मॉर्निंग में फिर सब बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते हैं ना, तो या तो फिर आप करो कि मैं 12 से 2 बजे तक ले सकती हूँ। 10 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पीपीटी बनाने में भी टाइम लगेगा, है ना। या तो 1 से 3 या 12 से 2, ऐसे ही कर लो, और एक क्लास में 5 से 6 बजे कर लूंगी। ग्यारह से एक कह रही हो? 11 से 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक आपकी पीपीटी नहीं बन पाएगी बेटा। हाँ जी, मैं अपडेट करूंगी, मैं आपको अनाउंसमेंट भी करूंगी क्लास का। प्रोबेबली आपकी क्लास 12 से 1 या 12 से 2 बजे, 12 से 2 बजे कर लो, ठीक है। 12 से 2 बजे ठीक है, और मैं आपको पहले ही 11 बजे आपका शेड्यूल कर दूंगी क्लास का। फिर आप 12 बजे ज्वाइन कर लेना, 2 बजे तक क्लास कर लेंगे, फिर आपकी 4 बजे क्लास होगी, और फिर आपकी एक क्लास 5 से 6, 4 बजे आपकी पेपर 1 की क्लास होगी, और 5 से 6 फिर पेपर 2 की हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे मत करना कि ज्वाइन नहीं करो, आपका ना 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पेपर 1 की क्लास खत्म करने के बाद फिर 10 मिनट लगते हैं सेटअप करने में, तो 5, 10, 15 तक टाइम हो जाता है, तो फिर हम अपनी वो क्लास फिर 6, 15 तक कर लेंगे, ठीक है। तो अब आज ये थोड़ा सा टॉपिक हम शुरू कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और विंड सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है इंट्रो दे देती हूँ, कि आपका प्रेशर क्या होता है। प्रेशर किस चीज का होता है? आपका अर्थ का प्रेशर का मतलब होता है आपका भार, यानी कि वेट। किस चीज का वेट होता है? ये वेट होता है आपका वाटर वेपर का,
वाटर वेपर का, गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का। डाटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यशवंत क्लास लीव कर दो, मैं कल सुबह इसका जो इंट्रो है वो दोबारा से दूंगी। अब इतनी ही क्लास पॉसिबल है तो इतनी क्लास हो पाएगी, है ना। बाकी की क्लास हम जो है कल कर लेंगे। बाकी की जो क्लास है वो हम कर लेंगे कल। और आपका जो ये पीडीएफ है, मेरा इंसोलेशन वाला पीडीएफ चेंज ही नहीं हो रहा है। वो मैं आज भी सर से हेल्प लेती हूँ और उसके बाद का वो कंप्रेस करके मैं अपडेट आपका। ठीक है, तो अब आप लोग क्लास लीव कर सकते हो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।